नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। थोड़ी ही देर में आफताब का पोस्ट नार्को टेस्ट होगा। कल नार्को टेस्ट में आफताब ने नहीं कबूला था एक भी सच। एफएसएल की 4 सदस्यीय टीम तिहाड़ जाएगी और यहां पर आफताब से पूछताछ की जाएगी। एफएसएल के 4 सदस्य पोस्ट नार्को टेस्ट करने वाले श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब का पॉलीग्राफ के बाद अब नार्को टेस्ट पूरा हो गया है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा है। शातिर आफताब ने नार्को टेस्ट में भी कुछ नहीं बताया और वो अब तक पुलिस को जो कुछ बोलता रहा है उसी चीज को बार बार दोहरा रहा है। तो ये भी साफ हो गया है कि अब पुलिस को केस सुलझाने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आफताब ने कोई नया सुराग नहीं दिया है। अब नार्को टेस्ट के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि कानून की चौखट से श्रद्धा को इंसाफ कब मिलेगा। ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि नार्को से मिली जानकारी के आधार पर सबूत पुलिस कितने अच्छे से अदालत के सामने रख पाती है, क्योंकि अभी तक पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। नार्को टेस्ट होने के बाद आज पोस्ट नार्को इंटरव्यू होंगे और कई सारे सवाल पूछे जाएंगे आफताब से। आज भी इससे पहले लगभग 200 सवाल आफताब से पूछे जा चुके हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब से पुलिस संतुष्ट नहीं है। ना ही पुलिस को कोई सुराग मिल रहे हैं कि आखिर श्रद्धा का फोन कहाँ है। श्रद्धा के 35 टुकड़े आफताब ने किए, लेकिन सिर का अभी भी पता नहीं है। ऐसे में इन तमाम चीजों को लेकर अब भी पुलिस जो है इस पूरे मिस्ट्री को सुलझाने में लगी हुई है कि आफताब ने क्या किया है श्रद्धा के साथ। और साथ ही पुलिस ये भी जानना चाहती है कि सबसे बड़ी बात, आफताब ने जब इस वारदात को अंजाम दिया तो उस वक्त उसने किन चीजों का इस्तेमाल किया था। सबसे पहले उसने हत्या कैसे की श्रद्धा की, इस बारे में भी पुलिस जानना चाह रही है, जिसको लेकर पुलिस आज तिहाड़ भी जाएगी। एफएसएल की टीम आज तिहाड़ जाएगी, 4 सदस्यीय टीम आज तिहाड़ जाएगी और आफताब से एक बार फिर से पूछताछ होगी। बिल्कुल, देखिए आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितना शातिर है आफताब की। पॉलीग्राफी के बाद उसने नार्को टेस्ट में भी ऐसा खेल खेला कि पुलिस के हाथ अभी तक कोई अहम सुराग नहीं लग पाया है। लेकिन श्रद्धा को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार हर तरीका अपना रही है ताकि ये जान पाए कि आखिर श्रद्धा केस से जुड़े हुए सबूत कहां-कहां से मिल सकते हैं। पॉलीग्राफी टेस्ट और उसके बाद नार्को टेस्ट। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में एक बड़ी कामयाबी मिली है। गैंगस्टर गोल्डी बराड की अमेरिका से गिरफ्तारी की गई है। कैलिफोर्निया में जांच एजेंसियों ने गोल्डी बराड को हिरासत में लिया है। भारतीय खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली, सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी मिली। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड आखिरकार कानून के हत्थे चढ़ ही गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोल्डी को अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया गया है। अमेरिकी एनफोर्समेंट एजेंसियों ने गैंगस्टर गोल्डी बराड को हिरासत में ले लिया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों तक इसकी जानकारी पहुंच गई, जिसके बाद वो अमेरिकी एजेंसियों से संपर्क साध रही है। गोल्डी बराड के खिलाफ पहले ही 2 पुराने केस में रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। वो कुछ दिन पहले ही कनाडा से राजनीतिक शरण के लिए कैलिफोर्निया भागा था। गोल्डी बराड ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। मूसेवाला के कत्ल के वक्त गोल्डी बराड कनाडा में रह रहा था। सिंगर के कत्ल के बाद गोल्डी भारतीय खुफिया एजेंसी और मूसेवाला के फैंस के निशाने पर आ गया। उसे डर लगा कि कहीं कोई उसके ठिकाने की जानकारी ना दे दे। इस वजह से वो कुछ समय पहले कनाडा से अमेरिका के कैलिफोर्निया के फ्रेस्नो सिटी भाग निकला और वहां जाकर उसने 2 वकीलों की मदद से राजनीतिक शरण लेने की भी कोशिश की, लेकिन अब वो पुलिस की गिरफ्त में है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मास्टरमाइंड गोल्डी बराड को गिरफ्तार किया गया है। कैलिफोर्निया से गिरफ्तारी की गई है गोल्डी बराड की। हालांकि बहुत बचने की कोशिश कर रहा था गोल्डी बराड, लेकिन उसकी कोशिशें जो है वो अब नाकाम साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। आज ज्ञानवापी मामले को लेकर सुनवाई होगी फास्ट ट्रैक कोर्ट में। आज ही सुनवाई होगी। हिंदुओं को परिसर सौंपे जाने की मांग उठ रही है। ज्ञानवापी में दर्शन पूजन की भी मांग उठ रही है, जिसको लेकर आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी।
बिल्कुल, आज अहम सुनवाई है फास्ट ट्रैक कोर्ट में। दोपहर 2 बजे का वक्त है सुनवाई का जो मुकर्रर किया गया है। ज्ञानवापी मामले को लेकर अहम सुनवाई। आदि विश्वेश्वर की पूजा करना चाहते हैं श्रद्धालु भक्तगण, और इसलिए उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी का जो परिसर है वो हिंदुओं को सौंप दिया जाए। पूजन अर्चन करना चाहते हैं वो यहाँ पर। ज्ञानवापी मामले को लेकर देखिए ये अहम सुनवाई है। दोपहर 2 बजे फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये सुनवाई होनी है। हालांकि लंबे वक्त से देखिए ज्ञानवापी का मामला जो है वो कोर्ट में है और सुनवाई में हर किसी को इंतजार है। और खासकर देखिए हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों के अलग अलग बयान है कथित शिवलिंग को लेकर। हिंदू जहां से महादेव का रूप मानते हैं शिवलिंग को, वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि दरअसल ये शिवलिंग नहीं फव्वारा है। ऐसे में मामला कोर्ट पहुंचा और उसके बाद तमाम पहलुओं पर अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की गई। लेकिन आज हिंदुओं ने परिसर मांगा है और इस मामले पर सुनवाई होनी है। दोपहर 2 बजे ज्ञानवापी मामले में ये अहम सुनवाई होनी है फास्ट ट्रैक कोर्ट में। बिल्कुल, तो अहम सुनवाई होनी है और हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें दी। पिछले सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें दी। हालांकि एक सुनवाई ऐसी भी थी जिसमें मुस्लिम पक्ष पूरी तरीके से अपनी बात नहीं रख पाया था, दोबारा से कोर्ट ने सुनवाई के लिए बुलाया। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार हिंदू पक्ष की मांग है कि शिवलिंग की पूजा करने की इजाजत दी जाए, इसको लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। लगातार सुनवाई का सिलसिला जारी है और इंतजार फैसले का लंबे समय से है। ज्ञानवापी मामले को लेकर आज एक बार फिर से फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी और ये देखना होगा कि आखिर कोर्ट का क्या फैसला होगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी बातें, सबकी अपनी दलील। और ऐसे में क्या वाकई में वहां शिवलिंग है, क्या वाकई में वहां पर चीजें पाई गई हैं, इन चीजों को लेकर फैसला अभी आना बाकी है। तो आज ज्ञानवापी मामले को लेकर अहम सुनवाई। दोपहर 2 बजे ये सुनवाई होनी है। इस बीच एक बड़ी खबर मैनपुरी उपचुनाव से जुड़ी हुई आ रही है, जिसके लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। मैनपुरी में आज सीएम योगी हुंकार भरेंगे। करीब 3 बजे यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर बीजेपी और सपा आमने सामने है। कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन मैनपुरी की अगर हम बात करें तो मैनपुरी को लेकर लगातार बीजेपी ताकत झोंक रही है। और ऐसे में कुछ दिन पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी का दौरा किया था और एक बार फिर वो मैनपुरी आएंगे और यहाँ पर उपचुनाव के मद्देनजर मैनपुरी में प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे। कई कार्यक्रम होने हैं जिनमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, देखिए मैनपुरी सपा का गढ़, लेकिन पिछले संबोधन के दौरान यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अहम बिंदु उठाया था और उन्होंने कहा था कि नेताजी ने आशीर्वाद दिया था कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से विजयी होगी और उसी आशीर्वाद को आपने वोट के रूप में देना है। ऐसे में देखिए मुकाबला दिलचस्प है। मैनपुरी उपचुनाव में आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे और 3 बजे इस सभा को संबोधित करेंगे। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में आज थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। एमसीडी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल ताकत झोंकेंगे। उम्मीदवार आज शाम तक ही जनसभाएं कर सकेंगे। 4 दिसंबर को एमसीडी का चुनाव होना है। दिल्ली में निगम चुनाव में प्रचार का आज आखिरी दिन है। प्रचार के अंतिम दौर में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मतदाताओं को लुभाने के लिए जी जान लगा दी है। रविवार को मतदान है। आज भी धुआंधार प्रचार का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन शाम 5 बजे ये चुनाव का प्रचार, ये चुनाव का शोर थम जाएगा। तो एमसीडी चुनाव को लेकर तमाम वादे किए जा रहे हैं। यहाँ की जनता से राजनीतिक दल वादे कर रहे हैं। अपना जो मैनिफेस्टो है उसके जरिए अपनी बात जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी की अगर बात करें तो 15 साल से एमसीडी में काबिज है और ऐसे में अपने किला को बचाए रखने के लिए लगातार बड़े बड़े दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के भी यहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन आज ये प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा शाम 5 बजे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर दिल्ली में आज ड्राई डे है। आज से 4 दिसंबर तक ड्राई डे रहेगा। चुनाव को लेकर शराब बिक्री पर रोक लगा दी गई है। आबकारी विभाग ने ड्राई डे का ऐलान किया है। बता दें कि एमसीडी चुनाव के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है राजधानी में और 4 दिसंबर को 250 वार्डों पर वोट डाले जाएंगे।
जिनके नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। और इसी को देखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए ये ऐलान किया गया है कि 2 से लेकर 4 तक ड्राई डे ही रहेगा। 4 दिसंबर तक ड्राई डे का ऐलान किया गया है। चुनाव को लेकर शराब बिक्री पर अभी रोक लगाई गई है। आबकारी विभाग ने ड्राई डे का ऐलान किया है। एमसीडी चुनाव तक ड्राई डे रहेगा। शराब की बिक्री पर रोक लगाई गई है। एमसीडी चुनाव को लेकर ये निर्णय लिया गया है आबकारी विभाग की ओर से। रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां पर बच्चा पैदा करने वाले बयान को लेकर एक केस दर्ज हुआ है। आजम खां ने एक जनसभा में बयान दिया था कि जो तुम्हारे और हमारे साथ हुआ है वो पिछली 4 सरकारों में अगर मैंने ऐसा किया होता तो बच्चों तुम्हारी मुस्कुराहटों की कसम खाकर कहता हूं कि बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले ही ये पूछता कि बाहर निकलना भी है या नहीं। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां पर यह केस गंज में दर्ज हुआ है। तो जनसभा में आजम खान ने एक बयान दिया था, बच्चों को लेकर एक बयान दिया था, बच्चा पैदा करने को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद अब इस बयान पर उन पर केस दर्ज हो गया है। इस बयान को लेकर तकलीफ हुई अच्छा। और सभी औरतें एक ही जैसी हैं, सभी हैं, मेरी माँ बहनें हैं, सब हैं, अपनी अजीज मोहल्लेदार सब अपनी हैं। सबको बोलना है तो ये मतलब गंदी बात है नहीं है, ये बोलना चाहिए उनको। हाँ, मैं थाने आएंगी रिपोर्ट कराने। ये क्या दुनिया में कह के आए थे अपनी माँ से कि माँ भी नहीं हो? तकलीफ हुई अच्छा। और सभी औरतें एक ही जैसी हैं, सभी हैं, मेरी माँ बहनें हैं, सब हैं, अपनी अजीज मोहल्लेदार सब अपनी हैं। सबको बोलना है तो ये मतलब गंदी बात है नहीं है, ये बोलना चाहिए उनको। हाँ, मैं थाने आएंगी रिपोर्ट कराने। ये क्या दुनिया में कह के आए थे अपनी माँ से कि माँ भी नहीं हो? तकलीफ हुई अच्छा। और सभी औरतें एक ही जैसी हैं। एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे मोहम्मद आजम खान, और आसिम रजा समाजवादी के प्रत्याशी के पक्ष में। उस दौरान उनके द्वारा एक भाषण में जो टिप्पणी की गई है उसको लेकर कुछ लोगों में आक्रोश था, कुछ महिलाओं में। वो लोग सब थाने पर आए और उन्होंने ऑडियो और एक तहरीर जो कि थाने पर आकर दी। उनका कहना ये था कि आजम खां जी ने ये कहा है कि मैं पिछली 4 सरकार में मंत्री रहा हूँ और यदि मैं इस तरह से मैं अपना पावर का यूज करता तो बच्चा भी माँ के पेट से बाहर आने से पहले बोलता कि पूछो आजम खां से बाहर आना है कि नहीं। इस चीज़ को लेकर उन लोगों ने, शहनाज नाम की महिला ने एक तहरीर दी, तो उस पर जो है आगे की कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी वासिफ खान जुड़ रहे हैं। वासिफ, देखिए, चुनाव के दौरान इस तरह के बयानबाजी अक्सर देखने को मिलती है, लेकिन बयान देते वक्त नेता ये क्यों भूल जाते हैं कि वो किसी की भावनाओं को आहत कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा, आजम खान ने पहले भी आजम खान पे हेड स्पीच मामले में कई मुकदमे दर्ज हुए हैं और हेड स्पीच मामले में आजम खान को सजा हुई थी, जिसके बाद ये सीट खाली हुई थी। इसके बाद ही विधानसभा उपचुनाव रामपुर में हो रहे हैं और अब आजम खान ने फिर एक जनसभा में एक बड़ा बयान किया और कहा बच्चा पैदा होने से पहले माँ से पूछता कि आजम खान से पूछ लो कि पैदा होना है नहीं, बाहर निकलना है या नहीं। बिल्कुल वासिक, देखिए, आजम खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वो अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अभी जमानत पर बाहर है, लेकिन ऐसा बयान उन्होंने दे दिया कि एक बार फिर से उन पर मुकदमा दर्ज हो गया। अब आगे क्या कुछ होगा? देखिए, जैसे बता दूं आपको, राजभानागंज पुलिस ने इस मुकदमे को दर्ज किया है और जो शिकायत करता है उन्होंने बताया कि उन्होंने एक उसकी एप्लीकेशन और FIR की कॉपी जिला अधिकारी को भी सौंपी है और अब आगे देखना यह होगा कि आजम खान के ऊपर भाषण पर बैन लगता है नहीं, किसी आपको जनसभा को संबोधित करने के लिए बचेंगे भी या नहीं बचेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए वासिफ।
एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण का लेवल एक बार फिर से खराब से बेहद खराब और गंभीर श्रेणी में पहुंच गए। आज सुबह पूरा दिल्ली एनसीआर धुंध की चादर में लिपटा नजर आया। कई इलाकों में धुंध की परत इतनी मोटी थी कि विजिबिलिटी शून्य के आसपास आ गई थी। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार दिल्ली में AQI 342 यानी कि बहुत खराब श्रेणी में है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की मुख्य वजह हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में किसानों द्वारा जलाई जा रही पराली को माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि पराली का धुआं हवा के साथ बहकर दिल्ली के वातावरण को दूषित करता है। सरकार इस दिशा में लंबे समय से काम कर रही है। राजधानी के आसमान में धुंध छाई हुई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जा रही है। अब उज्जैन पहुंची भारत जोड़ो यात्रा में अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाया। आज उज्जैन में भारत जोड़ो यात्रा का 10वां दिन है। गुरुवार को सुबह 6 बजे उज्जैन के RD मेडिकल कॉलेज से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी। इसमें उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत, राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष शोभा ओझा भी शामिल हुई। तो भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है और इसमें स्वरा भास्कर, अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने भी राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाया है। अब कुछ ही दिनों में ये यात्रा राजस्थान की ओर जाएगी, राजस्थान में एंट्री करेगी, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश के उन जिलों पर फोकस है सबसे ज्यादा जहां पर कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाई थी। भारत जोड़ो यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है और ऐसे में फिलहाल देखिए मध्य प्रदेश में है, उज्जैन में ये यात्रा चली जहां पर अभिनेत्री स्वरा भास्कर भी इस यात्रा में शामिल हुई। उधर समाजवादी पार्टी के मैनपुरी से पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव की गाड़ी की चेकिंग को लेकर पुलिस कर्मियों की उनसे तीखी नोकझोंक हो गई। पूर्व सांसद ने पुलिस पर बीजेपी नेताओं की गाड़ियों की चेकिंग न करने का आरोप लगाया। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि देश की डेमोक्रेसी उन्हें माफ नहीं करेगी। जिले में आतंक फैला हुआ है। धर्मेंद्र यादव ने कहा अगर पुलिस चेकिंग के बहाने उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है तो कर सकती है। पुलिस के साथ पूर्व सांसद की हुई झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन पुलिस एक रूटीन प्रक्रिया के तहत गाड़ी चेक करना चाहती थी, लेकिन पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव की इस दौरान पुलिस से झड़प हो गई। हमारी भी कर लो, लेकिन बीजेपी वालों की क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, बीजेपी क्यों नहीं कर रहे हैं? बीजेपी क्यों नहीं दिख रही आपको? आप लोग अत्याचार कर रहे हैं ना, डेमोक्रेसी माफ नहीं करेगी आपको। डेमोक्रेसी माफ नहीं करेगी, याद रखना डेमोक्रेसी माफ करेगी। आओ इंस्पेक्टर साहब, कितनी और करनी चाहिए? प्लीज कम। नहीं, हम तो चले जाएंगे, गलती की हो तो चलो चालान भी कर लो। क्यों जाए? अत्याचार कर रहे पूरे जिले में, आतंक फैला दिया आपने, कर दीजिए गिरफ्तार, कोई दिक्कत नहीं। आतंक फैला दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं, आप करो। उधर कर्नाटक से बड़ी खबर, कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा मुद्दे पर कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि हमारे राज्य का रुख बहुत स्पष्ट है, महाराष्ट्र का आवेदन पोषणीय नहीं है। उन्होंने कहा हमारे वकीलों ने यही तर्क दिया, हमारा स्टैंड संवैधानिक और कानूनी है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे सरकार ने अपने 2 मंत्रियों चंद्रकांत पाटिल और शंभूराज देसाई को कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा मुद्दे के लिए नियुक्त किया है। दोनों मंत्री 3 दिसंबर को कर्नाटक के बेलगावी का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि देश के लगभग 10 राज्यों में इस समय सीमा विवाद चल रहा है। इस बीच महाराष्ट्र और कर्नाटक में चल रहा सीमा विवाद एक बार फिर से चर्चा में है। इस समय दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन दोनों राज्यों के सीएम आमने सामने हैं। बता दें कि महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के बीच में बेलगाम जिला, जिसे बेलगावी भी कहा जाता है, भारत में सबसे बड़े अंतर्राज्यीय सीमा विवाद में से एक है और इसके अलावा कई अन्य क्षेत्रों को लेकर भी दोनों राज्यों में विवाद चला है। इन क्षेत्रों में एक बड़ी आबादी मराठी और कन्नड़ भाषा बोलती है।
और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।